अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सिरिल अल्मेडा डॉन के जो रिपोर्टर हैं उनकी स्टोरी के तनाजुर में सिविल मिलिट्री डिवाइड खुल के सामने आया है और मेरे जराए के मुताबिक परवेज रशीद और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मुबैना तौर पे टेक्निकल एविडेंस सामने आ रहा है। इससे जो मामलात हैं वो मजीद पेचीदा होंगे। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि आज कुछ वुज़रा ने इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम लगाया है कि 2 नवंबर को जब वो धरना देंगे तो उनके धरने के अंदर कुछ गैर सियासी एलिमेंट्स भी शामिल होंगे और वो कैसे मुल्क को मुस्तहकम करेंगे, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करेंगे। आइए आपको दिखाती हैं इस रिपोर्ट में। जब से इमरान खान ने ऐलान किया है कि 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद हो जाएगा और दमादम मस्त कलंदर होगा, उस वक्त से हुकूमत भी हरकत में है और पूरी कुव्वत के साथ इमरान खान पर जवाबी वार हो रहे हैं। 17 अक्टूबर को मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने अपना लाएअमल वाज़ेह कर दिया था। नवाज शरीफ के पास ऑप्शन, या इस्तीफा दो और या फिर तलाशी दो, हम हर हद तक अब जाएंगे, ये हमारा आखिरी है, कोई इसके बाद धरना नहीं है, कोई इसके बाद जलसा नहीं है। ठीक एक रोज बाद ही 18 अक्टूबर को आम तौर पर नरम मिजाज रखने वाले वजीर आजम को भी गुस्सा आ गया। डुगडुगी बजाने वाले जो हैं वो आज भी डुगडुगी बजा रहे हैं और अवाम को धोखा दे रहे हैं, वरगला रहे हैं, लोगों की पगड़ियां उछाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और फिर उसके बाद वो बातें कर रहे हैं जिनका वजूद ही नहीं है। वजीर आजम का डुगडुगी बजाने के बयान की तशरीह लीडर ऑफ अपोजिशन खुर्शीद शाह ने कुछ अलग ही की। डुगडुगी पे नाच रहे हैं तो डुगडुगी को, इसका मतलब हम तो देखते हैं कि डुगडुगी बंदरिया का किल बजाता है और वो नाचती। ये इशारा तो कहीं और है, मैं नाम लेना चाहता, वो हिस्सेदारे हैं, ये इशारा किसी और तरफ। विफाकी वजीर इत्तलात की जबान पर भी आज गैर सियासी लोगों का जिक्र रहा। उनका कहना था कि गैर जमहूरी सोच रखने वाली तंजीमें इमरान खान के धरने में शरीक होंगी। मौजूदा तनाव तो पानामा लीक्स और वजीर आजम की फैमिली के खिलाफ करप्शन के इल्जामात है, लेकिन अब वजीर आजम की टीम ने भी क्लीन खान समझे जाने वाले इमरान खान पर भी करप्शन के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी कौम जानना चाह रही है कि कैंसर के मरीजों के नाम से जो पैसा चंदा इकट्ठा किया गया और बाहर भेजा गया और 5 साल तक वो गुमसुम रहा और उसके बाद आप मदारी की तरह एक खरगोश निकालते हैं टोपी में से और हमें दोबारा से वो 35 पंक्चर वाला बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप काइंडली हमें बताएं। नाजरीन, आज ही वजीर दाखिला ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट की है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा है, मदरसास फंडेड बाय केपीके गवर्नमेंट आर पेइंग बैक एंड प्रोवाइडिंग फुट सोल्जर्स फॉर पीटीआई अटेम्प्ट टू टेक ओवर इस्लामाबाद ऑन 2 नवंबर। और ये कहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि कुछ मदारिस के ऐसे लड़के हैं जिनको इमरान खान साहब की हुकूमत ने चंदा दिया था, पैसे दिए थे और वो अब 2 नवंबर के धरने में शामिल होंगे और शरपसंद अनासिर का रोल अदा करेंगे। आपको याद होगा कि अखोड़ा खटक को जो मौलाना समीउल हक का मदरसा है उसको इमरान खान साहब की हुकूमत ने, केपीके की हुकूमत ने 300 मिलियन रुपया दिया था, जिसका बाद में उन्होंने इतराफ भी किया था। हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, राब्ता करने की कोशिश की है। जो सैयद यूसुफ शाह साहब है, मरकजी तर्जुमान जमात उलमा इस्लाम के, उन्होंने कहा कि उनके कोई भी कारकुन या उनके कोई भी मदरसे के जो लड़के हैं वो 2 नवंबर के धरने में शामिल नहीं होंगे। मगर क्या इनकी बात का यकीन करें या ना करें, हमने कोशिश की है कि उनसे बराह रास्त हम राब्ता कर लें, मगर इस वक्त उनका फोन बंद है। हमारे साथ हैं अफरा साहब खटक साहब, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, ANP के एक अहम लीडर हैं। हमारे साथ हैं सलीम बुखारी साहब, तज्जिया निगार हैं, वो भी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और इधर लाहौर में बेस्ड हैं। इन्होंने बड़े अरसे से सियासत के ऊपर रिपोर्टिंग की है और हमें कुछ ही चंद मिनटों के अंदर ज्वाइन कर लेंगे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब और उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अफरा साहब खटक साहब, आज जो हुकूमत ने इतना बड़ा जिसे कहते हैं इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब के सफ़ों के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो हालात बिगाड़ेंगे 2 नवंबर के जलसे में, इस बात की यकीन किया जाए कि ना किया जाए? देखिए, इस दफ़ा ये सवालात इसलिए उठ रहे हैं कि ताहिरुल कादरी साहब मौजूद नहीं हैं, वो जो लोग लाते थे वो नहीं होंगे, तो ये सवाल पैदा होता है कि ऐसे सियासी कारकुन जो धरना दे सकें, जो मुस्तकिल मिजाजी से कई दिन तक
जिस तरह के काम कर सकें, इसके लिए तो बड़े मुनज़्ज़म लोगों की ज़रूरत है। तो इसलिए सवाल उठे हैं। उसके अलावा ये खबरें भी आती रही हैं कि 28 को जो दिफा पाकिस्तान काउंसिल के हवाले से मीडिया में खबरें गर्दिश करती रही हैं कि वो भी नज़र आएंगे या अपना एहतजाज करेंगे, या उनके अपने कुछ मसाइल हैं वो इनसे पहले एहतजाज शुरू करेंगे। तो ये दो एहतजाज मिलते हुए नजर आ रहे थे, इसलिए ये कैसाराइयाँ उभरी हैं। और जाहिर है कि अगर वाकई इस्लामाबाद को बंद करना है तो उसके लिए तो जाहिर है कि जो इमरान खान साहब की पार्टी की अपनी कुव्वत है वो तो काफ़ी नहीं है, और अपोजिशन की पार्टियां भी आपने देखा है कि उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा है कि बाकी अपोजिशन को भी साथ में लिया जाए, एतमाद में लिया जाए। तो जाहिर है कि एक सोलो फ्लाइट करने वाले एक सियासी पार्टी के लिए इतना बड़ा काम शायद मुमकिन ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये कैसाराइयाँ जन्म लेती रही हैं और अभी तक इसकी कोई ऐसी कन्विंसिंग तरदीद भी नहीं आई है। जी, आपने कहा कि कोई कन्विंसिंग तरदीद नहीं आई, और साथ साथ हमने देखा कि किस तरह एक चाइनीज एम्बेसडर जो है उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ कल ही, और उसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ गारंटीज मांगी, बल्कि कहा कि आप हमें गारंटी करें कि जो हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो सेफ रहेगी। तो जाहिर है उनके पास भी कुछ मालूमात होती हैं। आप समझते हैं कि क्या इस खबर के तनाजुर के अंदर चाइनीज भी एक तरीके से इमरान खान से उन्होंने ये मुलाकात की, और इस वक्त जो हमारे वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, डिफेंस मिनिस्टर, उनकी ये ट्वीट आ जाना कितनी थरथरली मचाएगी पाकिस्तान के अंदर, और बैनुल अक़वामी तौर पे इसको कैसे देखा जाएगा? जी, चीनियों का एक मसला तो वो सी पैक का है, उनकी तशवीश है। जैसे हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में बेचैनी है, और वहाँ की सूबाई हुकूमत भी जब सियासी पार्टियाँ बोलती हैं तो वो भी जाग जाते हैं, बोलने लगते हैं। तो एक तो वो भी उनकी तशवीश है, लेकिन इसके अलावा भी ज़ाहिर है कि वो इतनी बड़ी अगर सरमायाकारी कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ना दारुल हुकूमत को बंद करने वाली बात जो है ये तो कोई आम सियासी एहतजाज थोड़ी है। ये आपने कब सुना है कि किसी सियासी पार्टी ने किसी मुल्क के दारुल हुकूमत को बिल्कुल बंद किया है, उस पर ताले लगाए हैं? ज़ाहिर है कि उसके मानी तो यह है कि आप रियासत को काम करने से रोक देंगे। अगर खुदा न खास्ते रियासत काम करने से रुक जाती है तो उसके दायरे खारिजी ताल्लुकात भी मुतासिर होते हैं, सरमायाकारी करने वाले लोगों को भी तशवीश होती है, और दूसरे जो दो मालिक हैं या सारी दुनिया की तवज्जो मबजूल हो जाती है कि यह क्या हो रहा है। जी, सलीम बुखारी साहब, जिस तरह के अफरा साहब खटक साहब ने कहा कि हुकूमत मफलूज होकर रह जाएगी, मगर हुकूमत ने इस तरह लगता है कि काम किया है, they've tried to avert the danger that is coming। उन्होंने पहले से ये खबर दे दी कि देखें इस तरह के लोग घुस बैठे हैं इमरान खान साहब के वर्कर्स के अंदर, जिनका ताल्लुक गैर सियासी कुव्वतों से है। आपको क्या लगता है they've tried to in a way save the situation? जी, पहली बात तो यह है कि अफरासियाब खटक साहब ने जो बातें की हैं, मैं मोर देन 95% उनसे एग्री करता हूं और एंडोर्स करता हूं जो उन्होंने कहा है। लेकिन थोड़ा सा इजाफा अगर आप मुझे इजाज़त दें। पहली बात तो ये कि आप ज़रा पिछले धरने का पैटर्न देखिए, उसमें दो ऐसी जमातें थी, एक तो कादरी साहब की जमात थी पाकिस्तान अवामी तारीख, और दूसरी उसमें एक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के लोग थे, अल्लामा मोहम्मद नासिर साहब के लोग, जो ट्रेंड हैं, जो मार खाने के लिए भी आमादा रहते हैं, जो बद से बद हालात के अंदर बैठे रह सकते हैं। वो दोनों एलिमेंट नहीं है। वो एलिमेंट अगर उस वक्त नहीं होते तो आपके सामने वो सारा मंजरनामा है कि जो इमरान खान साहब का क्राउड था वो शाम को तैयार व्यार होके आता था, गाना ढोल सब कुछ बजता था, रात को 12-1 बजे वो चले जाते थे और फिर अगले दिन आते थे। एक बात तो यह है कि ये एलिमेंट अब इनके पास नहीं होगा, बज़ाहिर ये नज़र आता था। लेकिन ये अब जो एक नई डेवलपमेंट हुई है कि मदरसा हकानिया के लोगों के हवाले से जो कहा जा रहा है कि चूंकि उनकी फंडिंग की है केपी के गवर्नमेंट ने, लिहाजा ये इम्कान मौजूद है कि उनके एक्टिविस्ट जो हैं वो इस धरने के अंदर शामिल हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात इसलिए होगी कि फिर सूरत हाल कोई भी अनफॉर्चुनेट और अगली टर्न ले सकती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अफरासियाब खटक साहब ने यह कहा कि कोई तरीकाकार नहीं है ये कि आप किसी दारुल हुकूमत के ऊपर चढ़ दौड़ें और जाके वहाँ पहिया जाम करके कब्जा करके और ये कहें कि हम हुकूमत नहीं करने देंगे। ना ये आईनी है, ना ये इखलाकी है, ना ये सियासी है। ये किस रवश पर वो चल निकले हैं ये तो इसका जवाब तो वो खुद देंगे या उनकी पार्टी देगी। लेकिन एक बात जो मुझे जिसका खदशा है वो ये है, वो ये कि अगर ये वहाँ पहुँच जाते हैं तो इस्लामाबाद आपके इल्म में है कि रेड जोन डिक्लेयर हुआ है। आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फौज और रेंजर जिम्मेदार है इसकी जो सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं उसके दिफा की भी
और जो वहां पर हुकूमत करने वाले लोग हैं उनकी भी। अगर तो इनको इस्लामाबाद में दाखिल होकर वहां तक जाने दिया जाता है तो पिक्चर तो बहुत क्लियर हो जाएगी, फिर तो किसी इबहाम की जरूरत नहीं है। और अगर इन्हें रोका जाता है तो ये किस हद तक रेजिस्ट करेंगे, और जब ये लाहौर से काफिले चलेंगे या दूसरे इलाकों से जो काफिले आएंगे उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर यानी ये क्या कहते हैं इसको नाके लगा के रोका जाएगा, या रास्ते में जो PMLN के वर्कर्स हैं जैसा कि हम सुन रहे हैं कि वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो उनके साथ क्लैश करते हैं। ये सारा मंजरनामा जो है किसी लिहाज से भी खुशाइंद नहीं है। ये 2 नवंबर की तारीख जो 30 से बदल के अब 2 हो गई है, उसी दिन उनको वहां भी पेश होना है, इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हें बुलाया हुआ है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि अगर ये बेटर सेंस ने प्रवेल ना किया तो कोई भी अगली सिचुएशन होगी। लेकिन एक बात साथ साथ मैं कहता चलूं कि ये बात भी अब मांगे दोहल कही गई है कि चूंकि अब कोई थर्ड एम्पायर नहीं है, क्योंकि कोई थर्ड एम्पायर उनके साथ नहीं है, तो शायद इस धरने का इम्पैक्ट या इसका असर उतना नहीं होगा जितना पिछली दफा हुआ था। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि थर्ड एम्पायर है कि नहीं है। आपने बात की आर्टिकल 245 की। अगर इमरान खान साहब और उनके साथियों को रेड जोन में आने दिया जाता है तो आपने कहा कि फिर उसकी जिम्मेदारी जो होगी वो रेंजर्स या फौज के ऊपर होगी। जनरल मुस्तफा साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं समझता हूँ हम बहुत सारे मफरूज़ों पर मबनी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। नंबर 1 तो 2014 को मजमे के बारे में जो कहा जाता है धरने के थर्ड एम्पायर या आर्मी को डायरेक्टली ब्लेम किया जाता है, मैं समझता हूँ कि हमारी ये सोच थोड़ी इससे मुख्तलिफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ़ौज अगर चाहती तो इतना सारा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है फ़ौज को। नंबर 2, उस धरने के दौरान जिस दिन ये जो सब चढ़ दौड़े थे कह रहे हैं असम्बली की तरफ भी और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ भी, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आमतौर पर हम उसका जिक्र नहीं करते। जिस वक्त क्राउड निकला है तो जो पुलिस की फर्स्ट लाइन होनी चाहिए थी असम्बली के सामने, वो हट गई वहाँ से, ये हटा दी गई वहाँ से, और सडनली क्राउड फौज का आमने सामना हो गया था। ये ऐसी खतरनाक सूरत हाल थी जिसमें कुछ भी हो सकता था अगर क्राउड कुछ चलता, क्योंकि फौज क्राउड कंट्रोल में ट्रेनिंग नहीं होती फौज की, ये पुलिस का काम है ये। लेकिन शुक्र है कि जो हमारे मुजाहिरीन थे उनको थोड़ी अकल आई और उन्होंने फौज की इज्जत रखी और वो उससे पीछे हट गई है। मुस्तफा साहब, कता कलामी माफ, असल में मैं वहाँ पे थी, मैं रिपोर्ट कर रही थी और वहाँ पे ज्यादातर जो पुलिस थी वो कंटेनर्स के पीछे थी। पुलिस के इक्के दुक्के लोग जो थे वो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द थे, उनकी कोई खास नफरी नहीं थी पार्लियामेंट के इर्द गिर्द। उनके पास और कोई जरिया नहीं था सिवाय इसके कि वो पीछे हट जाते, नहीं तो क्राउड के जो उस वक्त डंडे लेके और पत्थर लेके अंदर आ गए थे तो शायद उनके लिए बहुत मुश्किल होता उस क्राउड को कंट्रोल करने का। तो मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं रिपोर्टिंग कर रही थी तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है। मैं वो देख रहा हूँ कि वो एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी जिसमें पुलिस को फर्स्ट लाइन के डिफेंस के तौर पर खड़े होना चाहिए था वहाँ पर, और नफरी ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन एक रिपोर्ट जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, ये वहीं से मुझे भी रिपोर्ट मिली, मैं भी उस वक्त किसी टीवी चैनल में बैठा हुआ था जहाँ एक रिपोर्टर ने इतला दी कि पुलिस को यहाँ से हटा दिया गया है या पुलिस हट गई यहाँ से, जो भी है। बहरहाल मेरे कहने का मतलब यह है कि फौज को और क्राउड को किसी सूरत में आमने सामने नहीं होना चाहिए। जिस सूरत में भी होगा उसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर क्राउड रेड जोन में जाने देना चाहिए इनको। देखिए, ये रेड जोन में तो नहीं जाने देना चाहिए, फौज की जिम्मेदारी तो नहीं है। वो किसकी जिम्मेदारी है? ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है, वहाँ पे ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए, हम हर चीज पे तो दो पहलू हैं इसके जी, दो पहलू। दूसरा पहलू ये है कि अगर इमरान खान साहब 2 नवंबर को, मैं इमरान खान साहब को इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, 2 नवंबर को इस काम पे आए हैं, तो क्या हुकूमत का फर्ज ये नहीं है कि वो उनके साथ को एंगेज करता उनको? क्या हमारी सियासत इस कदर वीरान हो चुकी हुई है कि हमारे यहाँ पे अक्रॉस द कंट्री को 2 या 4 ऐसी शख्सियात नहीं है जो। अच्छा, ना होल्ड दैट थॉट मुस्तफा साहब, आपने एक इंपॉर्टेंट सवाल किया है। अफरा साहब, खट्टर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, सिचुएशन तो काफी गंभीर है और हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी डू और डाई सिचुएशन है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इमरान खान साहब के मुतालबे को अलग रखें, मगर आपकी भी तो पार्टी कह रही है कि ठीक है आप सामने आए, अगर आपके ऊपर इतने संगीन इल्जाम लगे हैं करप्शन के, आप कम अज कम यू ओ इट टू द नेशन, यू ओ इट टू योर पीपल कि आप उनको कोई जवाब दें। ये कहना क्या काफी है कि जी मेरा नाम ही नहीं है पनामा पेपर्स के अंदर और कोई जुडिशियल कमीशन अब तक नहीं बन सका? जी, हम तो कहते हैं कि जो DORs के लिए कानून अपोजिशन ने पार्लियामेंट में पेश किया है उसको मंजूर किया जाए, और ये जो प्रोसेस है सिर्फ पनामा का नहीं, जहां जहां भी ऑफशोर कंपनियों में लोगों के पैसे हैं उनके बारे में तहकीकात होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि पैसे कहां से आए हैं, और सारे जो जिनके भी नाम हैं, जिनके भी नाम हैं, उन सब के बारे में तहकीकात होनी चाहिए।
जनरल मुशर्रफ के बारे में भी मुकदमा चलना चाहिए। आइन को तोड़ना बहुत संगीन जुर्म है, उनको भी ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए। और जो बार वो सीना बजा के कहते हैं, इसी तरह से जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ, टेररिज्म को जैसे मुल्क को बदनाम किया है, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और मुल्क को आइसोलेट करवाया है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। ये सारे अहम मसाइल हैं। लेकिन जो जनाब इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि वो तो इस हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए आ रही है, इस हुकूमत को हटाने के लिए आ रहे हैं, इस्तीफा का मुतालबा करने आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि ये तो एक बाकी अपोजिशन का जो मुतालबा है उससे ज़रा मुख्तलिफ है। इनका तो स्पेसिफिक है, ये तो धरना का सीजन 2 है, जो 2014 में सीजन 1 था, इस दफा सीजन 2 है, तो इसका एजेंडा तो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि इसको नहीं देखना चाहिए कि हुकूमत या फौज, मैं समझता हूँ फौज भी हुकूमत है और हुकूमत भी फौज है, तो एक तरह से इनको मिलकर काम करना चाहिए और एक बात करनी चाहिए। इस तरह से अलग अलग खानों में हुकूमत को तकसीम करना दुरुस्त नहीं होगा। जी, आपने कहा मिल के सबको काम करना चाहिए, मगर एक ट्रस्ट डेफिसिट हमने देखा है सिरिल अलमेडा की कहानी के तनाजुर में, और हमने देखा है कि कैसे मुख्तलिफ हमारे जो सियासतदानों हैं उन्होंने इसकी तरफ इशारा भी किया है। हम आपको सुनवाएंगे एक ब्रेक के बाद कि इस वक्त जो हमारे फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, वो क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं इस सिविल मिलिट्री डिवाइड के बारे में, ये हम आपको दिखाएंगे एक वक्फे के बाद। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। 6 अक्टूबर को सिरिल अलमेदा डॉन के एक रिपोर्टर, उन्होंने एक स्टोरी की जिसके तनाजुर में सिविल मिलिट्री डिवाइड जो है वो और मजीद गहरा हो गया है। अब तलाश जारी है कि ये स्टोरी लीक किसने की थी, और हमारे इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पे कुछ टेक्निकल एविडेंस आई है परवेज रशीद साहब और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ लोग क्या कह रहे हैं, खासतौर पे शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं। शेख रशीद साहब आप सबके फेवरेट तो हैं ही, मगर उनके पास काफी इंफॉर्मेशन भी होती है, वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में आइए आपको दिखाते हैं। देखें, मैं इतलात पर मबनी बात कहता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग नवाज शरीफ साहब के साथ अच्छे माहौल में नहीं हुई, तल्ख तुर्श मीटिंग थी, और ऐसे दिखाई देता है कि सरकार किसी सरकारी बकरे का एहतमाम कर रही है और मुमकिन है वो बकरा परवेज रशीद ही हो। सो ये बकरे का एहतमाम हो रहा है, एक बकरे का सदका लगता है या 2 के लगते हैं, ये फैसला अनकरीब हो जाए। सलीम बुखारी साहब, जिस तरह के शेख रशीद साहब ने कहा कि 2 बकरे हैं, अगर 2 बकरों की कुर्बानी होती है तो क्या होता है, मगर हमने क्या देखा है कि नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है उसके अंदर एज सच दे आर नॉट रियली ऑन द डिफेंसिव। उनकी अपना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुई है तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो उन्होंने परवेज रशीद साहब को बना दिया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है दैट ही लाइक्स he doesn't shy away from a confrontation. Where do you see this going? पहली बात तो यह है कि शेख रशीद साहब जो हैं उन्हें किसने ये बताया है कि उस मीटिंग में बड़ी तुर्श और तल्ख बातें हुई हैं, ये मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया। उसी तरीके से ही वो दूसरी कहानी जो है उसको भी आप देख लें कि सब बंदा ढूंढ रहे हैं, दोनों फरीकों में से कोई ये नहीं कह रहा कि ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी। तो ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। ना फौज ये कह रही है कि हमें शहबाज शरीफ ने या नवाज शरीफ ने ये बातें कही थी, ना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हाँ जनाब ये बात तो हुई थी, हमें तो पता नहीं किसने बता दी जाके। सब्सटेंस को कोई मान नहीं रहा है, चोर ढूंढने निकले हुए हैं। बिल्कुल इस तरह कोई कह दे कि वो कान तुम्हारा कुत्ता ले गया और बस उसके पीछे भाग ले, आप ये नहीं देखना कि कान है या नहीं है। मुझे तो ये सारी सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब सी लगती है। ना तो कोई रवायत है ऐसी कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एंड कंपनी ने कभी फौज के साथ उस तरह की जबान इस्तेमाल की हो जिस तरह की रिपोर्ट हुई थी। जी मेरी बात आपको आ रही है? आवाज सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, और आपने ये जी बिल्कुल आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है, और आपने जो कहा है जी अपनी बात मुकम्मल करिए। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। देखना यह है कि सूरत हाल टेंस है। एक तरफ इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है, दूसरी तरफ आर्मी और सिविलियन हुकूमत के बारे में सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान की टॉक शोज में ये चल रहा है कि ताल्लुकात ठीक नहीं है, बड़ी बिटरनेस है, नया चीफ आना है, इसने रिटायर होना है कि नहीं होना है। ये सारे सिनारियों में उधर बॉर्डर्स के ऊपर बॉर्डर हॉट हुआ हुआ है। मोदी साहब जो है वो जो कुछ भी उनकी पॉलिसी है वो आपके सामने है। ऐसी सूरत हाल में कहीं कोई सेंस ऑफ विजडम मुझे दिखाई नहीं देती कि सूरत हाल को या तो डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही हो या रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही हो। सारे पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स जो हैं, इमरान खान साहब 14 पार्टियों के साथ निकले थे ये कैंपेन लेके, आज अकेले खड़े हैं, 13 जमातें अलग एक नई
दरफुंतनी लेके एक नई किस्म की बातें कर रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि इस सूरत हाल का फायदा किसको होने जा रहा है, हु इज गोइंग टू बी द लूजर। अगर हुकूमत इस तरह से गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस सूरत हाल का फायदा किसको होगा। नहीं बुखारी साहब, ये सवाल एक आपने जो किया है कि इस सूरत हाल का फायदा किसको होगा, ये सवाल मुस्तफा साहब आप क्या समझते हैं अगर इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है? पहले मुझे एक जुमला अगर आप मुनीज़े इजाजत दें, जी जुमले की इजाजत दे दें मुझे सिर्फ। अगर तो फौज ने रोकना है इन्हें आके, तो हमारी तारीख में 3 फौजी इंटरवेंशंस हैं, अयूब खान है, ज़ियाउल हक है और मुशर्रफ है। तो उन्होंने कभी इख्तियार इस्तेमाल करके बीच में कूद के इख्तियार कभी किसी सिविलियन को नहीं दिया है। तो बेनिफिशियरी तो ना नवाज शरीफ होने जा रहे हैं, ना ही इमरान खान होने जा रहा है। अगर इस तरह की बदसूरत सूरत हाल हुई तो ये पाकिस्तान का मुल्क जो है एक दफा फिर 13-14 साल के लिए मिलिट्री डिक्टेटरशिप में जाएगा। जनरल मुस्तफा साहब, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी सियासी नापुख्तगी ने और सियासी मफाद परस्ती ने हमें एक मॉर्टल कॉम्बैट में फंसा दिया आके, जहाँ पे हर फरीक से दस्तो गिरबान है और ज़िंदगी और मौत के खेल में फंसा के रखा है। मैंने पहले ही बात कर रहा था कि हमारी सियासत इस कदर बैरन हो गई है कि यहाँ पे कुछ ऐसी 2-4 शख्सियात नहीं हैं कि जो सबको बिठा के उनको समझा सकें कि ये मामलात को इस वक्त कैसे संभालना है। और देखिए, सबकी गलतियाँ होंगी, लेकिन इस वक्त बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। मियां नवाज शरीफ साहब की जो कल स्पीच थी, मैं समझता हूँ जब ये अपने इलेक्शन के बाद उन्होंने की है, वो भी इंतहाई अग्रेसिव, उनका टोन भी थी, लहजा भी था, जो जुबान इस्तेमाल की, अल्फाज इस्तेमाल किए। नहीं, मगर उनको तो नजर आ रहा है ना, देखिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, ही इज द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। क्या करना चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब को? देखिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अब मैं 6 अक्टूबर को रिलीज हुई थी खबर, ये 7 नहीं 8 को लोगों को सामने आ जाना चाहिए था। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की जगह होता तो मैं सबसे पहले 2 या 3 दिन लगा के ये पता करता ये स्टोरी ऐसे फीड कैसे हुई, किसने की और क्यों की। ये स्टोरी वैसे सच है कि नहीं, ये सवाल है ना। मैं ये समझता हूँ स्टोरी सच नहीं है, लेकिन जो फीड जिस तरीके से की गई, जो सिर्फ अलमायदा ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ऑर्केस्ट्रेटेड थी मीटिंग सारी, यानी कि सारा कुछ पहले से तैयार था स्टेज। मैं नंबर 1 ये पता करता है कैसे हुई है। नंबर 2, मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर हूँ तो मैं चीफ एग्जेक्टिव भी हूँ, जिम्मेदार भी है मेरी, मैं बड़ा भी हूँ। मैं खुद GHQ चल के जाता, चीफ आर्मी स्टाफ को, सारे साथियों को बिठाता कि ये सब कुछ हुआ है। मैं समझता हूँ कि जब GHQ जाते हैं, जी क्यों नहीं जाती, उसका अपना GHQ है, उनका GHQ है। मगर उन्होंने तरदीद कर दी, एक बार नहीं 3 बार की। तरदीद करना सफीर नहीं है। लीजिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इस वक्त सूरत हाल है, कतई नजर इसके, तो फिर इतना शोर किस बात का? देखिए, आप ये बताइए मुझे, आप पाकिस्तान में भी निकल जाइए, डॉन न्यूज़पेपर झूठ बोल रहा है, तो बस फिर बात खत्म हो गई। इतना देखिए, तो डॉन मानने को तैयार है। आज अगर आप सर्वे करा लें तो मेरे 60 से 70% लोग भी मानने को तैयार नहीं है। और हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ये है कि उसकी हुकूमत ने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर हाउस से, 1 दफा चीफ मिनिस्टर ने इसकी तरदीद की है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ये स्टिल बीइंग डिस्कस्ड। व्हाई? अगर देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर, तो फौज मेरी है ना जी, फौज जिस हुकूमत का हिस्सा है, तो मुझे क्या तकलीफ है मैं जाकर उनको ये ना कह सकूं कभी सॉरी, ये जो हुआ है गलत हुआ है। आना चाहिए था इन 2-3 दिनों में, सामने आना चाहिए था। ओके अफरोज साहब, खटक साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कहा जा रहा है कि कल्प्रिट को सामने आना चाहिए था। हमने देखा कि चौधरी निसार साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग हुई, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं आपको फ्री हैंड देता हूं, आप कल्प्रिट को सामने लेके आए। क्या ये मामला शट एंड क्लोज है? और बेसिक सवाल ये है कि जो वो स्टोरी थी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था, एक्ट अगेंस्ट मिलिटेंट्स और फेस इंटरनेशनल आइसोलेशन, सिविलियन टेल्स मिलिट्री, इसके ऊपर तो कोई बात भी नहीं कर रहा। जी, असल बात यह है कि थोड़ा सा सियाको सबाक देखें, कॉन्टेक्स्ट देखें। जनरल ज़ियाउल हक के बाद हमारे मुल्क में रूल डेमोक्रेसी और जेन्युइन डेमोक्रेसी के दरमियान एक कशमकश रही है। 90s में आपने देखा कि एक म्यूजिकल चेयर्स गेम रहा जिसमें तख्ते उल्टे जाते रहे, असेंबली ने अपने टर्म पूरी नहीं किए। हर दफ़ा तो ये सिक्योरिटी ब्रिज तो नहीं था, लेकिन कुछ तो रहा था, और एक साइकिल बन गया है। 8-10 साल के बाद जमहूरियत को है खजान उस पर आने लगती है, तो वो साइकिल जैसे मालूम होता है कि ऐसे एक मुकम्मल होने को आ रहा है। इसीलिए तो ये देखें ना, अब जो स्टोरी में जो चीज़ें आई हैं उसमें कोई नई बात नहीं है। जिहादी प्रोजेक्ट के बारे में एक कशमकश रही है, एक तनाज़ा है कि इस प्रोजेक्ट को बंद होना चाहिए या बंद नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि अगर ये मौजूद है तो कोई तो उसको चला रहा है, तो अगर चला रहा है तो इस पर तनाज़ा तो है। अब उसकी सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं, अलामात की बात कर रहे हैं, जो रूट कॉज है उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं।
मैं समझता हूँ रूट कॉज की तरफ जाना चाहिए। जो हमारी रियासत को बोल्ड और तल्ख फैसले करने हैं, जो माजी के मसलन कोल्ड वार से जो लेगेसी है, ज़ियाउल हक की लेगेसी है, उससे निकलने का वक्त आ गया है। तो इसमें तो थोड़ी सी इख्तिलाफ राय भी हो सकता है, कशमकश भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क के इंटरेस्ट में उसका फैसला होना चाहिए। और ये भी देखने की बात है कि वज़ीर आज़म को भी यकीनन रास्ते खोलने चाहिए, लेकिन अगर जनाब इमरान खान को भी ये बात याद रखनी चाहिए कि फुटबॉल उस वक्त तक खेला जाता है जब तक आप बाल को बगल में दाब के गोल की तरफ नहीं जाते। अगर आपने बाल को बगल में दाब के गोल की तरफ आपने जाना शुरू किया और रेफरी की विसल वगैरह को आपने नजरअंदाज कर दी, तो फिर यह होता है कि फिर जिसके हाथ में ताकत होगी वो बाल को लेके गोल में लेट जाएगा। ये हमने देखा था, भुट्टो साहब के जमाने में भी ऐसे हुआ था। हम लोग जेल में थे, हमारे लीडरों ने यही कहा कि बाल को बगल में न लें और रेफरी को सुने, और रूल्स ऑफ द गेम कुछ होने चाहिए। आइन जो है वो रूल्स ऑफ द गेम है। अगर आप कहते हैं कि अभी अदालत भी नहीं है, पार्लियामेंट भी गलत है, इलेक्शन कमीशन भी गलत है, तो फिर तो खुदा न ख्वास्ता सारी रियासत के बारे में आपकी राय खराब है। तो फिर ये रियासत का वजूद है या नहीं है? अगर रियासत का वजूद खुदा न ख्वास्ता नहीं है तो फिर ये वजूद कौन बनाएगा? ये बड़े गंभीर सवालात हैं। मैं समझता हूँ कि रूट कॉज की तरफ हमें जाना चाहिए। ये हमें याद रखना चाहिए मेमो गेट क्या था, बाद में उसका क्या बना, लेकिन उस वक्त क्या उससे क्या चीजें बना दी गई थी, सिटिंग प्रेसिडेंट के बारे में अदालतों में क्या कहा गया था, वगैरह वगैरह। तो ये हमारी एक तारीख है, ये एक स्टोरी का वाक़या नहीं, डॉन का। इसको जरा पीछे जाके देखें। मेरा ख्याल ये कशमकश मौजूद है। इस कशमकश के खात्मे के लिए कोई फार्मूले निकालने चाहिए, कोई रूल्स ऑफ द गेम बनाने चाहिए। अगर मौजूदा आइन या रूल्स ऑफ द गेम पे किसी को इतराज है तो उनको इतराज करना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन इसको जी बुखारी साहब, मैं इससे पहले कि आपकी जानिब आऊं, आपका मैं रिस्पांस चाहूंगी। ये जो कशमकश है, जिस तरह के अफरा साहब खटक साहब ने इसका इशारा किया, ये तो तवील अरसे से चल रही है। हमने मेमो केस में देखा, दो वजीर आजम को घर जाना पड़ा। तो अब आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इस कशमकश का कोई मैकेनिज्म नहीं कि इसको रिजॉल्व किया जाए? अगर हमने तायुन कर लिया कि यहाँ पे जमहूरियत चलनी है तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको देखिए बिल्कुल मैकेनिज्म है। बिल्कुल जिस तरह खटक साहब बात कर रहे हैं, बड़ी सेंसिबल बात कर रहे हैं कि मुल्क को तो हमने चलाना है, इसको आगे लेके चलना है हमने। लेकिन इसमें सिर्फ एक फरीक नहीं है इस मुल्क में। देखिए, इसमें हमारे सियासतदानों का भी रोल है, इसमें फ़ौज ने भी काम किया है, अपना अच्छा किया है, बुरा किया है, उसमें हम बहस करते रहे सुबह से शाम तक। लेकिन आज जो सिचुएशन यहाँ पे हम आके खड़े हुए हैं इस वक्त, इसको अगर आपने हल करना है तो इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास भी इसकी चाबी है। और ये जो हमारे काबरीन हैं, सियासी काबरीन, मैं समझता हूँ कि काफ़ी इनमें से ज़हीन और अक्लमंद लोग हैं जो इस मुल्क में अमन के साथ आगे लेके चलना चाहते हैं। इनको आगे ला के लीड रोल लेना चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब से भी, हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि तलवार लेके आप नहीं निकलेंगे। वज़ीर आज़म को उनके जो नादान दोस्तों ने खंभे पे चढ़ाया हुआ है, उनको पता होना चाहिए कि जब खुदा न खास्ता हाथ उनका फिसला तो फिर इनके साथ कोई नहीं होगा। मगर मुस्तफ़ा साहब, आप ये देखें ना कि ये मुंतखब वज़ीर आज़म है जी, कोई तो चैलेंज कर नहीं रहा है, वो खुद अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं। से वो आए हैं तो जाहिर है उन्होंने कोई ना कोई अपना लोहा तो मनवाना है। लोहा किस तरीके से मनवाना है उन्होंने? लोहा पूरे मुल्क को एक कॉन्फ्रेंटेशन की सूरत में ला के मनवाना है। ये नहीं कि इमरान खान साहब को बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ नहीं, मगर अगर वो किसी को सामने ले भी आते हैं तो इसलिए इमरान खान अपना 2 नवंबर का जो धरना है वो कॉल ऑफ तो नहीं करेंगे। देखिए, आपने इश्यू सारे एकदम इकट्ठे होते जा रहे हैं ना सारे। अगर आप इश्यूज को टाइमली हैंडल नहीं करेंगे, टैकल नहीं करेंगे, यही जो सो कॉल्ड सिरिल गेट जिसको हम बात कर रहे हैं, अगर ये 15 दिन हम ना चलाते इसको, दूसरे तीसरे दिन इसका हल निकाल के सामने खड़ा कर दे तो मसला खत्म हो गया था। इसको ये इतना बड़ा इशू तो बन इसलिए गया कि हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो चीज़ों को लटका के तो बैठ जाते हैं। यही जिस तरह पनामा की बात कर रहे हैं हम, इसको अगर ये पनामा टीवास का मसला अगर जिस तरह से हुकूमत ने स्टेप लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था इसको, तो क्या मसला था अगर हम अपोजिशन की बात मान लेते, कुछ ले दे के वहाँ पर मसाइल हल हो जाते। 6 महीने में अगर हम टीवास नहीं बना सके तो कहाँ पे जाएंगे? देखिए जी सलीम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, जिस तरह के जनरल मुस्तफ़ा साहब ने कहा, पहले पनामा गेट उसको बुरी तरह हैंडल किया गया, फिर सिरिल गेट उसको बुरी तरह हैंडल किया गया। आप हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? Could they have averted the situation? जी, मैं बिल्कुल उसके ऊपर आ जाता हूँ। पहली बात तो ये कि हमें ये तय कर लेना चाहिए कि सूरत हाल इस वक्त तेज़ी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रही है, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं आपको आपके प्रोग्राम की वसातत से बड़ी कन्विक्शन के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ। कैसे? लेट मी एलेबोरेट। फ़र्ज़ कीजिए 2 नवंबर से पहले 30 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मुझे बताइए, आपको सुप्रीम कोर्ट पे एतबार है,
आपको इलेक्शन कमीशन पे एतबार है, आपको FIA पे एतबार है, आपको NAP पे एतबार है, जहां कहें मैं अपने आप को पेश कर देता हूं। विल दैट बी ऑल राइट? हु विल गारंटी कि उनमें से जिस भी इदारे को वो चुनेंगे उसका फैसला भी मानेंगे? ना लुक बैक एट द हिस्ट्री। मुझे बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो कमीशन बना था धांधली को लेके, वो इनकी मर्जी से नहीं था कि 3 जज होने चाहिए? फिर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को उसकी सदारत करनी चाहिए। फिर उन्होंने जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस कही वो मान ली गई। फैसला माना इन्होंने? उसका नहीं माना। मुझे ये बताइए, ये जो इल्जाम है पैनामा, दैट इज नॉट ए चार्जशीट, दीज आर ओनली एलिगेशंस व्हिच नीड्स, देयर इज अ लॉन्ग प्रोसीजर टू प्रूव देम। हुआ क्या है, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, अदालत ने जो इनको पहली दफा पिटीशन इनकी वापस की थी, कहा था कि जो कुछ आप ये लेके आए हैं, एक तो ये कि ये लेजिबल नहीं है, दूसरी बात ये कि इट इज नॉट एनफ एविडेंस टू स्टार्ट प्रोसीडिंग्स। एविडेंस लेने के लिए ये बस्ते उठा के अपने लंदन गए थे। उन अदारों ने इन्हें फ्लैटली रिफ्यूज किया कि इससे आगे हम आपको कुछ नहीं बता सकते, इसलिए कि क्या ऑफशोर कंपनियां बननी बंद हो जाएंगी? क्या वो पाकिस्तान को एविडेंस दे के फिर अपना मुस्तकबिल और अपना कैरियर, अपना बिजनेस सब कुछ खत्म कर लेंगी? आंसर इज नो। अब कहने की बात यह है, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि फर्ज कीजिए मीडिया का प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, सिविल सोसाइटी का प्रेशर है, प्राइम मिनिस्टर मान जाते हैं कि ठीक है जनाब मैं एहतसाब के लिए आ रहा हूं, बताइए कहां जाऊं। ये मेरे पार्टिसिपेंट्स भी बैठे हैं, फराज साहब, खट्टर साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, गुलाम मुस्तफा साहब बहुत सीजन डिफाइंड, इनको पूछ के बताइए कि कोई सिस्टम है, कोई तरीकाकार है कि ये गारंटी किया जाए कि फिर वो जो भी एहतसाब उनका करेगा उसके फैसले को ये मान भी लेंगे। ये बहुत अहम सवाल आपने किया है कि इमरान खान साहब की गारंटी कौन लेगा, इसलिए चूंकि 2 नवंबर को जिस दिन वो धरना करने जा रहे हैं, उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने उनको डेट दी हुई थी कि आप आएं और इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होएं। वो चाहते तो अपने वकील भी भेज सकते थे इलेक्शन कमीशन के सामने, मगर उन्होंने कह दिया कि हम इन इदारों को नहीं मानते, चूंकि ये मियां नवाज शरीफ साहब के इदारे हैं। तो फिर सवाल ये है कि आप किसको मानते हैं और आप किस अथॉरिटी को मानते हैं, और अगर आप नहीं मानते तो फिर आगे जाके कॉन्फ्रंटेशन क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी और इसका नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा? फायदा जिस तरह के सलीम बुखारी साहब ने इशारा किया, सियासी जमातों को नहीं होगा। इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अफरज साहब खटक साहब ने इस वक्त हमारे साथ स्काइप के पर मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और सलीम बुखारी साहब ने ब्रेक से पहले बहुत अहम सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब जो है वो उनसे पूछना चाहिए कि वो कौन सी किसकी अथॉरिटी को मानते हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये मान जाएं कि मैं अपने आप को किसी इदारे के सामने पेश करता हूं, तो वो किस इदारे की अथॉरिटी को मानते हैं? अफरज साहब खटक साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? चूंकि माजी के अंदर हमने देखा कि पार्लियामेंट को उन्होंने पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर कहा कि मैं इस पार्लियामेंट को नहीं मानता, फिर पार्लियामेंट के अंदर आए, और अब हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनकी कुछ राय अच्छी थी जब जस्टिस रजा को अपॉइंट किया गया, उन्होंने उनकी तारीफ की, बल्कि पंजाब के जो जज हैं उन्होंने ही, शाह महमूद साहब ने अपॉइंट किए। मगर अब 2 नवंबर को जब उनको तलब किया गया तो उस दिन धरना है, वो नहीं जाएंगे। तो मामला हल की तरफ तो नहीं जा रहा। ही इज एडमेंट ऑन अ कॉन्फ्रंटेशन, बट एट द सेम टाइम मियां नवाज शरीफ साहब भी पीछे नहीं हट रहे। तो डू यू अग्री विद सलीम बुखारी साहब कि अगर ये कॉन्फ्रंटेशन की तरफ गई तो फिर सियासतदान नहीं आएंगे, कोई और ही आएगा? जी बिल्कुल, उनका कहना दुरुस्त है। मेरी गुजारिश भी ये है, देखें जिस तरह से इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, वो तो बाकी रियासती इदारों को डिलेजिटिमाइज कर रहे हैं। तो जब आप एक एक करके देखें ना, अगर आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, इलेक्शन कमीशन गलत है, पार्लियामेंट गलत है, सिविल इंतजामिया गलत है, तो आप कहना क्या चाहते हैं? इसी तो आप जिस तरफ जा रहे हैं इसके माने ये है कि बाकी जो रियासत है, और दिलचस्प बात यह है कि जब यही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मार्शल लॉ दुरुस्त है, तो कभी आपने नहीं कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला है। जब असेंबलियों को मजबूर करके उनसे 8वीं आईनी तरमीम या 17वीं आईनी तरमीम एक जनरल ज़िया-उल-हक ने, दूसरी जनरल मुशर्रफ ने पास की, तो आपने कभी ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट ने क्यों अमरीयत को सहारा दिया है, क्यों ऐसी तरमीमें पास की हैं जिससे आइन का हुलिया बिगड़ा है। आपने कभी एतराज नहीं किया। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के बारे में फैसला करती है, आप उसको नहीं मानते। अगर सुप्रीम कोर्ट आपके मंशा के मुताबिक फैसले नहीं देती या इलेक्शन कमीशन, तो आप उसको नहीं मानते। पार्लियामेंट को कभी चोरों का टोला कहते हैं, कभी खुद उसमें बैठ जाते हैं। तो ये डिलेजिटिमाइज करने वाली बात जो है, इससे थोड़ा सा एजेंडे के बारे में सवालात पैदा होते हैं कि एक इदारे को छोड़ के बाकी सब रियासती इदारे
इलिजिटिमेट हैं, यानी उनकी कोई हैसियत नहीं है आईनी सर, तो ये बड़ी खतरनाक बात है और इसे थोड़ा सा असली एजेंडे का अंदाजा हो जाता है। जी देखिए, जब ये नॉर्वे में भी इसका मसला बना तो नॉर्वे हुकूमत ने फैसला ये किया है कि पनामा पेपर्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो खरीद देंगे। उसकी वजह उसकी ये है कि उनको पता है कि इंटरनेशनली जब लेने जाएंगे इनके प्रूफ तो वो नहीं देंगे इसको, तो डॉक्यूमेंट खरीद रहे हैं सारे इसके, क्योंकि दे वांट दिस सोल्यूशन, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, हल निकालना चाहते हैं। एक्चुअली अगर हुकूमत इसको हल करना चाहे, हुकूमत के पास 100 तरीके हैं, अगर हुकूमत ना हल करना चाहे तो उसके 100 तरीके ना हल करने के हैं। इमरान खान साहब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है गलत कर रहे होंगे सारे गलत, लेकिन ये मुझे बताइए क्या पनामा पेपर्स फौज ने किए हैं, क्या इमरान खान साहब ने किए हैं? एक हमारे पास रियलिटी है हमारे सामने। मगर ये जो खून खराबा होगा जनरल मुस्तफा साहब, इसका फायदा किसको होगा? देखिए, खून खराबा तो किसी को फायदा, सिर्फ नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। ये 20 करोड़ अवाम उनका हो रहा है नुकसान। क्या हमने इस मुल्क के मसाइल के रियल जो इश्यूज हैं उनको हल की तरफ किसी ने कदम उठाया? हमने, हमारी जितनी सोच है 2018 से आगे खत्म हो जाती है आके। मेरा प्राइम मिनिस्टर बात करते तभी 2018 की इलेक्शन की है, दूसरा बात कर 2018 के इलेक्शन की। खुदा के लिए पाकिस्तान की बात कीजिए। पाकिस्तान इस वक्त पानी के शदीद तरीन बहरान में फंसे हुए हैं, उसके बाद हम कोई काम नहीं कर रहे हैं इसमें। बाकी देखिए इशू तो ऐसे ऐसे हैं कि हम एक पे हम रोना लगे तो पूरा दिन लग जाए। ठीक, आई गेट योर पॉइंट। यहाँ पे सलीम साहब आपके जाने इस हुकूमत को काम करने किसने दिया है? रोका किसने है? देखिए जो भी फाइनेंशियल डिसीजन थे, इकोनॉमिक फील्ड में जो डिसीजन थे, कोई चैन का लम्हा इसको मिला हो तो वो बता दीजिए हमें। देखिए हुकूमत को किसने रोका है काम करने से? मुझे बताइए ना, कोई ऐसी इकोनॉमिक फील्ड में डिसीजन है जो हुकूमत ने नहीं लिया? आज मैं रिपोर्ट देख रहा था, जिन लोगों को धकेल रहे हो बाहर, जाहिर है उनके वजीरों ने सबको छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, मैं बता रहा हूं इस वक्त हुकूमत के, आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हुकूमत ने हमें सही नहीं बताया, 24 अरब डॉलर से ज्यादा कर्जा ले लिया हुकूमत ने। आज मैं रिपोर्ट देख के आऊँ मेरी कुछ में, मैं कह रहा हूँ हुकूमत जो अपने फैसले अपनी मर्जी अपने इंटरेस्ट में लेना चाहते हैं वो ले रहे हैं फैसले। वो जो फैसले उनके इंटरेस्ट में नहीं है उनको लेने में हिचकिचा भी रहे हैं। वो हुकूमत में तो आपके लिए गुड भी है, बैड भी है, अगली भी है, सारा कुछ हुकूमत ने हैंडल कर रहे हैं ना, मैंने तो नहीं हैंडल करना। जी सलीम साहब, देखिए ये तनकीद तो होती है ना मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर और उनके खानदान के ऊपर कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए पूरी PMLN गवर्नमेंट को दाव पे लगा दिया। पीपल्स पार्टी की मिसाल देख ली, उन्होंने एक वजीर आजम बदला फिर दूसरा वजीर आजम ले आए। देखिए मैं मुनीज़ आपकी इस ऑब्जर्वेशन से इत्तेफाक करता हूं कि एक शख्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरा सब कुछ स्टेक पर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसके तरीक़ाकार हैं। उसका तरीक़ाकार ये नहीं है कि आप जाके इस्लामाबाद पे कब्जा करके बैठ जाएं। मुझे मैनरिज्म पर इख्तलाफ है। मैं कतन ये सोच भी नहीं सकता कि किसी ऐसे शख्स की जिसने पाकिस्तान के को लूटा हो, टैक्स ना दिया हो, उसको एग्जोनरेट किया जाए। कोई सेन आदमी, कोई सेंसिबल आदमी कभी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरा इतराज सिर्फ मैनरिज्म पर है कि जिस तरह से वो इसको अप्रोच कर रहे हैं खान साहब, दैट इज नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल वे। तो आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में रह के इलेक्शन कमीशन, ये जितने भी इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, इसके अंदर रह के आप लड़े बजाय कि आप सड़कों पे आए। करेक्ट, एक दफा एक्सप्लोर कर लें इनको। अगर ये समझे, देखें ये सोसाइटी तो माफ नहीं करेगी, अगर ये सारे इदारे चारों के चारों जो हैं ये नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाएं तो मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं इमरान खान साहब को चढ़ दौड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा मुल्क चढ़ दौड़ेगा इनके ऊपर। सही। अफरोज साहब खटक साहब, आपका ताल्लुक ANP से है। हमने देखा है कि किस तरह ANP ने माजी के अंदर जब इस तरह की सिचुएशन हुई तो आपने जमहूरियत हुकूमत का साथ दिया, और हमने देखा है कि इस बार कुछ तल्ख कलामी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आपके राब्ते रहते हैं, आपके दोस्त हैं, आप मिलते रहते हैं। इस बार अगर इमरान खान साहब ने जो सोलो फ्लाइट कर ली है और मामलात मियां नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई इतने अच्छे नहीं है, अगर वो फिर से चढ़ दौड़ते हैं और जिस तरह के वो बता रहे हैं कि पूरी हुकूमत को मफलूज कर लेते हैं, रास्ते रोक देते हैं जो इदारों की तरफ जा रहे हैं, तो फिर मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, अचकजई साहब, इन सब का क्या रवैया होगा? जी सबके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक ANP के ताल्लुक है वो हुकूमत के नहीं आईन के साथ खड़ी रही है और जो आईनी निज़ाम है उसके साथ खड़ी रही है। अगर इमरान खान साहब और दूसरी अपोजिशन पार्टियां